इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया कर रहे हैं, जिसमें हमने 10th प्लान का एक्सपीरियंस कल के लेक्चर में आपको ये बताया कि कैसे 8% जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया। उस 8% जीडीपी ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए क्या क्या परिवर्तन लाने की ज़रूरतें थी, हमने सीख लिया। आज हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं, दैट इज़ 8% ग्रोथ को ही फोकस में लेकर के चलेंगे। टॉपिक की हेडिंग बताती है ग्रोथ टारगेट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यानी कि आज एक प्रैक्टिकलिटी पर बात होगी कि बीइंग अ नेशन, जब आप ऑन एन एवरेज 6 to 6.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट से गुजर रहे हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग द 8th and 9th 5-year प्लान इन द डिकेड ऑफ 1990s। आप इतनी जीडीपी से गुजर रहे हैं और आपने सीधे 1.5 से 2% की जीडीपी बढ़ाने की बात की। एक नेशन के लेवल पर जब इस तरह का एम्बिशियस टारगेट लिया जाता है तो कैसे काम करना होता है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होता है। जैसे हमने $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का वचन लिया। देश के प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनाव जीतने के बाद ये संकल्प लिया कि 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन इकॉनमी होगा। तो फिर लगातार यही डिबेट चलती है कि उसके लिए भारत को करना क्या है। आज भारत 3 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी से ऊपर आ गया है, ये बात है। उस पर भी कई तरह की बहस है कि बेस ईयर के प्राइजेस देखे जा रहे हैं या करंट प्राइजेस देखे जा रहे हैं। दैट इज़ ऑल इन ऑल अ डिफरेंट डिस्कशन। बट जब आप किसी टॉपिक को समझ रहे हैं तो उसमें सेंट्रल थीम मेरे रहनी चाहिए कि आपने जो ग्रोथ टारगेट रखा उसके अनुरूप क्या करना है ज़रूरी, फिर क्या किया गया और आगे सुधार क्या हो सकते हैं उसमें। तब भी वही था, आज भी वही है। इन्हीं चीज़ों पर काम करना है। एग्ज़ामिनर इसी मैनर में ऑर्गेनिक क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछता है और मेंस में पूछता है। ओके, दैट्स ऑल। चलिए उन सारे लॉजिक्स को हम समझते हैं। सो हेडिंग फर्स्ट इज़ द ग्रोथ टारगेट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो स्टार्ट किया है, फॉर अचीविंग 8% ग्रोथ रेट, डोमेस्टिक सेविंग रेट will have to increase from 23.25% to 29.41% ऑफ जीडीपी। अब एक समय के बाद आपको ये फिगर याद रहे ना रहे कि 10th प्लान के तहत डोमेस्टिक सेविंग का जो रेट है वो 23.25 से बढ़ के 29.41 हो जाना चाहिए था ऑफ द जीडीपी। कोई बात नहीं, ये फिगर याद ना रहे, लेकिन मेन आस्पेक्ट याद रहना ज़रूरी है। द आस्पेक्ट इज़ डोमेस्टिक सेविंग। हम डोमेस्टिक सेविंग पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमें 8% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करना है और उसके लिए हमें पुश दिया है इस डोमेस्टिक सेविंग को, जो कि हमें किसी कीमत पे बढ़ानी होगी। 23.25% ऑफ द जीडीपी से इसे बढ़ के 29.41% ऑफ द जीडीपी पे जाना होगा। और ये डोमेस्टिक सेविंग्स कैसे बढ़ सकती हैं, ये कहाँ कहाँ से आएंगी, इन सब पर बात होनी ज़रूरी है। तो लिखा क्या गया है, विद द हेल्प ऑफ द करेंट अकाउंट सरप्लस, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन विल हैव टू इंक्रीज फ्रॉम 24.42% in 2001-2002 to 32.26% in 2006 to 2007। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि एक तरफ तो काम इस बात पर किया जाएगा कि जो सरकार के एंड पर करेंट अकाउंट है उसमें सरप्लस अचीव किया जाएगा, द करेंट अकाउंट सरप्लस। ओके, करेंट अकाउंट आप सब जानते ही हैं, दैट इज़ क्या होता है करेंट अकाउंट, हमने पढ़ा है, बताइए। यहाँ पर करेंट अकाउंट सरप्लस किसे बोला गया है, हमने लेक्चरों के वाया ही देखा, करेंट रेवेन्यू, करेंट एक्सपेंडिचर, उसी की बात की जा रही है, दैट रेवेन्यू अकाउंट। ओके, सिंपल कहानी है कि सरकार की जो आमदनी है और सरकार के जो खर्चे हैं, सरकार को उस केस में सरप्लस जनरेट करना है, उसी पर यहाँ बात की गई है। ओके, सो करेंट अकाउंट सरप्लस, विद द हेल्प ऑफ द करेंट अकाउंट सरप्लस। तो एक तरफ सरकार के लेवल पर खर्चों में कटौती करके और आमदनी में बढ़ोतरी की जाएगी, ये वर्ड इसको एक्सप्लेन करता है। और साथ में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट रेट है, हम सेविंग के साथ साथ हम ग्रोथ टारगेट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन तीन शब्दों पे काम कर रहे हैं।
ग्रोथ टारगेट 8% चल रहा है। सेविंग के विषय में कह दिया गया कि डोमेस्टिक सेविंग को कैसे परफॉर्म करना है। और अब शब्द इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि करेंट अकाउंट सरप्लस की मदद को साथ लेते हुए अगर चलें तो जो इन्वेस्टमेंट रेट है जिसे कि आप ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, देश में इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन ये एक शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माने द इन्वेस्टमेंट रेट, ये कितना होना चाहिए, दैट इज़ अगर 8% जीडीपी ग्रोथ रेट लेना है तो। सेविंग तो बता दिया, डोमेस्टिक सेविंग कितना होना चाहिए, हमने देखा 23.25 से 29.41 जाना चाहिए। दूसरी तरफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि फिर इन्वेस्टमेंट रेट कितना होना चाहिए अगर उतनी ग्रोथ लेनी है तो वो बता दिया 24.42 से बढ़ के 32.26, 24.2 से बढ़ के 24.42 से बढ़ के 32.26 तक जाना चाहिए। मतलब सिंपल सी कहानी है कि अगर 8% ग्रोथ रेट अचीव करना है तो 9th प्लान के कंपैरेटिवली अब आप 10th प्लान में हैं, तो इस 10th प्लान पीरियड में डोमेस्टिक सेविंग रेट्स को बढ़ा लीजिए। सेकंड, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा लीजिए, इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ा लीजिए, इन दोनों चीज़ों पर काम करिए। और इन्वेस्टमेंट रेट यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जब बढ़ा रहे हैं तो प्रयास करिए कि उसमें मदद मिले। कहाँ से मिल सकती है, करेंट अकाउंट के लेवल पे भी कुछ सरप्लस जनरेट करिए। ओके, तो ये एक शुरुआती इंट्रो उन्होंने आपको दे दिया। अब डोमेस्टिक सेविंग के लेवल पर आपको कुछ उन्होंने पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। वो क्या है, डोमेस्टिक सेविंग के लेवल पे देखो, सेविंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब डोमेस्टिक सेविंग में बात आती है कि सेविंग कहाँ कहाँ से आएगी, तो देश के लेवल पर हम सरकार के एंड पर डोमेस्टिक सेविंग की बात कर रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि देश के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है उसने 9th प्लान के दौरान क्या सेविंग की, 9th प्लान के दौरान क्या सेविंग हुई, ये देखना तो ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम सब मिल कर के ये तय कर रहे हैं कि हमें सेविंग्स बढ़ाना है, तो मैं पहले आप सबसे पूछूंगा कि बढ़ाना है, अच्छी बात है, आपने अब तक क्या सेविंग की बताइए। तो ऐसे में जो हमारे देश का पब्लिक सेक्टर था उसकी सेविंग की दशा बहुत बिगड़ी हुई थी। वो क्या चल रही थी, सो डोमेस्टिक सेविंग को कंट्रीब्यूट करने वाले अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को हम खंगाल के देख रहे हैं। उसमें हम पब्लिक सेक्टर सेविंग को अगर देखें तो वो पिक्चर आती है कि सेविंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज नेगेटिव ड्यूरिंग द 9th प्लान, दैट इज़ -0.82% ऑफ जीडीपी। तो सेविंग जो थी पब्लिक सेक्टर की वो तो नेगेटिव में थी। उसने सेव क्या करना, जो कुछ सेव किया होगा उसको भी एब्जॉर्ब किया, यूज़ किया उसने, वो तो माइनस में चला गया। ओके, तो जीडीपी का माइनस में 0.82%। उसके बाद ड्यूरिंग द 10th प्लान अब अगर आपको डोमेस्टिक सेविंग यानी कि ये जो डोमेस्टिक सेविंग रेट आप बोल रहे हैं कि 23.25 से 29.41% लेके जाना है, तो इसके लिए फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 9th प्लान के दौरान ये जो पब्लिक सेक्टर का सेविंग नेगेटिव में गया था, इसे 10th प्लान के दौरान आप पॉजिटिव में बदलिए। पहले तो एफर्ट्स करिए और कितना बदलिए, +0.44% तक लेकर के आइए। ऐसा एक आंकड़ा दिया गया। सिंपल कंक्लूजन ये निकल कर के आता है, इफ़ यू नीड टू मोबिलाइज द डोमेस्टिक सेविंग्स इन द कंट्री, you want to enhance it, the first priority is you need to enhance the health of the public sector. You need to improve the health of the public sector. That public sector was having a negative saving rate during the 9th plan, and that is about -0.83% of GDP. First of all, you need to turn it into the positive figure, that is 0.44%, that is +0.44%. बट इट इज़ अ वेरी बिग टास्क, ये इतना आसानी से नहीं होगा, तो ये आपको करना है। अगला, इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, वो कैसे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाज वेरी हाई इन द 9th प्लान। सरकार के खर्चे, एक्सपेंडिचर्स बहुत हाई थे 9वें प्लान के दौरान। तो अब क्या करना ज़रूरी है, इट नीड्स टू डाउनसाइज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो आपने जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का साइज़ इतना बढ़ा लिया है, पहले तो उसे छोटा करिए।
मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट घटाइए पहले, फैलाओ जो पंख फैलाएं, जितने ज़्यादा कर्मचारी होंगे, जितने ज़्यादा मंत्रालय, जितने ज़्यादा सेक्रेटरी, जितनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी, उतना ज़्यादा खर्चा आएगा। सारा कुछ तो खर्चे में ही निकल जाता है, रख रखाव में ही। जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगाई, जितने ज़्यादा एम्प्लॉई उतना ज़्यादा खर्चा, इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में ही इतना पैसा चला जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो कहा गया है कि अब अगर एक फिस्कल डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करना है, एक डिसिप्लिन लेके आना है कि आमदनी के मुकाबले खर्चे घटाए जाएं ताकि आमदनी बढ़ी हुई दिखे, तो ये करिए फिर। और वो ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाज वेरी हाई इन द 9th प्लान, इट नीड्स टू डाउनसाइज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकेंड नीड्स टू इंड्यूस इकोनॉमीज इन पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग। एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का साइज़ छोटा कर दीजिए और जो आपके खर्चे हैं उसमें इकोनॉमी इंड्यूस करिए, मतलब किफ़ायत इंड्यूस करिए। तो हाथ खींच के खर्चा करिए और अपने आप को डाउन साइज़ करिए। ये दो फ्रंट पर काम करने की ज़रूरत है। जो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग है उसमें हाथ थोड़ा सा खींचिए, और दूसरा जो इतना फैलाव हो रखा है सरकार का, उसका आकार छोटा कर दीजिए। ये दो चीज़ों पर ध्यान रखिए, तभी जा कर के जो पब्लिक सेक्टर का सेविंग अभी नेगेटिव में चल रहा था 9th प्लान में, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो पाएगा। और उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट अगर करेंगे तो ही आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोमेस्टिक सेविंग के लेवल पर जो इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंक्रीमेंट हो पाए। और अगर ये हो पाएगा तो ही आपको इन्वेस्टमेंट रेट में इंक्रीमेंट बनता दिखेगा। यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में जो बढ़ोतरी चाहिए 8% की जीडीपी ग्रोथ के लिए, वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में फिर वो इंक्रीमेंट नज़र आने लगेगा। तो सरकार को ये कहा गया है। ओके, आपसे कभी भी पूछा जाए कि अगर किसी तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा फॉरकास्ट करा गया है तो उसके लिए एक सरकार को एक समय के दौरान कौन से पॉसिबल स्टेप्स या मेजर्स लेने चाहिए, उसमें अगर ये स्टेप लिया है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन साइज़ डाउन साइज़ होना चाहिए और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स रिड्यूस होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब उसमें अगर कहा जाए कि फिस्कल डिसिप्लिन इंड्यूस होना चाहिए, हाँ फिस्कल डिसिप्लिन इंड्यूस होना चाहिए, यही इसका एक तरीका है। ओके, तो ये उसमें बताया गया है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के लेवल पर हमने देख लिया, प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करेगा। देखो, प्राइवेट सेक्टर सेविंग्स की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जो प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे अगर कहीं से कुछ पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, या देश के स्तर पर अगर हम सरकारों को अलग कर दें, सरकार के सारे महकमे, सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू, बैंक्स, कंपनीज़, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि रेलवे, रोड्स, ये सब अलग कर दें, तो इसके बाद और कहाँ से सेविंग्स आती है। तो पहला कंपोनेंट है दैट इज़ द सेविंग बाय हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड यानी कि हम सारे, हमारे घरों के लेवल पे जो सेविंग होती है, हम लोग जो सेव करते हैं, बैंकों में जमा कराते हैं, किसी भी फॉर्म में करते हैं, तो दैट इज़ एट द प्राइवेट सेक्टर, एट द लेवल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर सेविंग। अब यहाँ पर जब मैंने हाउस होल्ड सेक्टर कहा है तो इसे सिंपली ऐसे मत कन्फ्यूज़ करना कि सिर्फ भारत में जो हाउस होल्ड है वो, इसमें प्लस करो एक और एंटिटी। कौन सी एंटिटी? देखो, हमारे देश में जो तो कंपनियां किसी न किसी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड हैं, किसी न किसी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हैं, माने रजिस्टर्ड हैं, कहीं दर्ज हैं, उन्हें कहते हैं द कॉरपोरेशंस, द कॉरपोरेट सेक्टर। कई बारी द इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर भी कहते हैं, इसलिए कई बारी वर्ड सुना होगा द इंडिया इंक, INC। इंडिया इंक मने द इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, मतलब इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर सम लॉ, अंडर सम एक्ट। इट कैन बी फैक्ट्रीज एक्ट, इट कैन बी कंपनीज एक्ट, it can be societies act, be it anything, it is incorporated, you have incorporated your company। but जो लाखों ढेरों अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज चल रही हैं उनका क्या? सारी, सपोज़ करिए हम ही यहाँ पर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और हम ही ने अभी तक इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कराया कहीं, तो ये भी तो अनइनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और ऐसी कितनी फाउंड्रीज़, कैसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, कहीं भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, दे ऑल आर अनइनकॉर्पोरेटेड। ओके, सो जब मैं हाउस होल्ड सेक्टर के लेवल पर सेविंग्स की बात करता हूँ,
उसमें हाउस होल्ड्स प्लस ऑल द अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, ऑल द अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, यानी कि ऑल द छोटे छोटे हाँ भाई जम्मू के राजमा चावल, पत्तल वाले चावल खाएंगे भैया, वो भी उसी में है भाई। आई बात समझ में? छोटा सा रेस्टोरेंट, छोटा सा दिल्ली पहाड़गंज के छोले भटूरे, वो भी उसी में ही है। जितनी छोटी छोटी वर्कशॉपें हैं इन अनइनकॉर्पोरेटेड, वो भी उसी में ही आ जाएंगी सारी। जितने छोटे छोटे मोटरसाइकिल वाले मैकेनिक हैं जिनसे सर्विस कराने चले जाते हैं, सारे उसी में आ जाएंगे। जितनी छोटी छोटी सब किराना स्टोर है, सब उसी में आ जाएंगे। ओके, तो हाउस होल्ड सेक्टर जब वर्ड यूज़ हो रहा है, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक तो वर्ड हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द हाउस होल्ड्स at the level of our saving. Second, all the unincorporated entities, the enterprises. Okay, तो first the household sector saving and the second one is definitely वही है, कौन सी है? saving by the private corporate sector. तो देश के लेवल पर जो प्राइवेट सेक्टर सेविंग्स हैं वो यहाँ से आती हैं। पहला जो सेविंग हुई है हाउस होल्ड के लेवल पर, और दूसरा जो सेविंग हुई है प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर के लेवल पर, दैट इज़ ऑल। यहाँ से आती है डोमेस्टिक सेविंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ओके, सो वही यहाँ पर लिखा गया कि प्राइवेट सेक्टर सेविंग्स कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज़ ए सेविंग बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, बी सेविंग बाय द प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर। अब वहाँ पर लिखा गया है कि अगर हमें 8% GDP ग्रोथ रेट को अचीव करना है, सो प्राइवेट सेक्टर सेविंग्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 24.1% टू 26.4%। मतलब प्राइवेट सेक्टर सेविंग्स भी इंक्रीज होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई? तो इस सारी डिबेट डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि द गवर्नमेंट सेक्टर विल बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स डिस सेविंग्स बाय नियरली 2 percentage points of GDP over the 10th plan in order to meet the aggregate domestic saving target। यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के जो एग्रीगेट इंडिया के लेवल पर डोमेस्टिक सेविंग टारगेट्स हैं, 8% GDP ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए अगर उसे अचीव करना है तो उसका नटशेल यही निकलता है कि जो गवर्नमेंट है उसे अपनी डिस सेविंग्स रिड्यूस करनी पड़ेंगी बाय 2 percentage point ऑफ द GDP। ओके, मतलब जो भी वो सेव कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं, तो दे नीड टू रिड्यूस देयर डिस सेविंग्स बाय द 2% ऑफ GDP, तभी जा कर के देश के लेवल पर जो एग्रीगेट डोमेस्टिक सेविंग्स के टारगेट रखे गए हैं टू अचीव द 8% GDP ग्रोथ रेट, वो अचीव हो पाएगा। और नेचुरली ये ओनस फिर गवर्नमेंट पे आ जाएगा कि अगर उसे अपनी डिस सेविंग्स को GDP के 2% तक घटा लेना है तो फिर उसे वो सारे कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है उसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का साइज़ डाउन करना पड़ेगा, उसे छटनी करनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रावेगेंजा कंट्रोल करना पड़ेगा, गाड़ियों के डीजल खर्चा ये वो सब कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो पब्लिक सेक्टर के लेवल पर खुला हाथ खर्चा हो रहा है, वो सरकार के लेवल पर खुले हाथ के खर्चे को खींचना पड़ेगा। तो पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना पड़ेगा और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डाउन साइज करना पड़ेगा। ये दो बड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, तभी जा कर के सुधार हो पाएगा। ओके, फिर गवर्नमेंट अपनी डिस सेविंग्स को रिड्यूस कर सकती है बाय द 2%। ओके, चलें, तो यही सारा यहाँ पर कंक्लूजन निकाल के आपके सामने रखा है कि इफ़ यू वांट टू अचीव द ग्रोथ टारगेट, तो देश के लेवल पर जिन चीज़ों पर बात होती है वो यही सारी चीज़ें हैं कि आपके पास ऑप्शन क्या हैं कि आप या तो विदेशों से पैसा मंगाइए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बट हम ये मान के चल रहे थे कि अगर देश के लेवल पर हम 1.5% GDP ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं, वी नीड टू इंक्रीज़ द 1.5% GDP ग्रोथ रेट, तो सही मायने में जो निवेश है उसे कितने % बढ़ाना है, उस परसेंटेज में बहुत ही मीगर कंट्रीब्यूशन फॉरेन असिस्टेंस से आ सकता था। लार्जर कंट्रीब्यूशन तो आपको अपनी कंट्री के अंदर से ही मोबिलाइज़ करना था। तो मतलब हम उस डिबेट से ये समझ पाए थे कि जो इंडिया है उसे डोमेस्टिकली ही रिसोर्सेज मोबिलाइज़ करने पड़ेंगे।
माने डोमेस्टिक सेविंग्स ही बड़ी भूमिका निभाएंगी। और उन डोमेस्टिक सेविंग्स पर ये जिम्मेदारी आती है कि वो जिस स्तर पर खड़ी हैं उससे बढ़ कर के यहाँ पहुँच जाएँ, जीडीपी का कुल इतना हो जाए। और फिर जब उस डोमेस्टिक सेविंग पर हम गए तो हमने देखा कि डोमेस्टिक सेविंग्स कहाँ से कंट्रीब्यूट हो रही हैं। तो फर्स्ट वन द पब्लिक सेक्टर सेविंग्स एंड द सेकंड वन द प्राइवेट सेक्टर सेविंग्स, दैट्स ऑल। तो जैसा ऐसा है कि देश के अंदर हमें ये फरमान हुआ है कि 2 लाख रुपए का खर्चा है, इसमें से 50,000 विदेशों से आ जाएगा। 1.5 लाख रुपया देश के राउंड फिगर में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 लाख रुपए का खर्चा है तो उसे कह दिया गया कि भाई 1 लाख रुपया विदेशों से आ जाएगा, 4 लाख रुपया देश में से ही जुटाना है। हमको कह दिया गया, हमने क्या ठीक है, 2 भाई हैं हम, एक भाई का नाम है सरकारी, एक भाई का नाम है प्राइवेट। तो अब 4 लाख रुपया देश में से जुटाना है, जुटाओ, जोड़ो, डोमेस्टिक सेविंग करो, क्योंकि 5 लाख रुपया कुल खर्चा है तो जाके ग्रोथ मिलेगी। तो फिर उसमें क्या किया, जो जिस भाई का नाम प्राइवेट डाला है उस भाई ने बोला कि देखो मेरी तो 2 बाहें हैं, एक मेरे यहाँ पर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो वहाँ से इतनी सेविंग हो रही है, और दूसरा जो कॉरपोरेट सेक्टर की सेविंग है वो इतनी सेविंग है। ठीक है, कहते ठीक। सरकारी को बोला भाई तू बोल, भाई तू क्या कह रहा है। कह रहा देखो मेरा हिसाब किताब ये है कि एक तो जो मेरे रेवेन्यू आते हैं तो मैं अपना रेवेन्यू आपको रेवेन्यू अकाउंट दिखा देता हूँ, यानी कि मेरा करंट अकाउंट सारा देख लो आप। एक मेरी ये आर्म है द बजटरी आर्म, और दूसरा मेरे लेवल पर जो मेरी सारी की सारी सरकारी कंपनियां हैं, सारे उपक्रम हैं, वो सारा का सारा पब्लिक सेक्टर के लेवल पर जो भी अर्निंग आती है वो आपके सामने है, क्या सेविंग्स है वहाँ पर क्या नहीं है। तो फिर सरकारी सेक्टर को कहा गया कि भाई तेरी हालत ख़राब है। क्यों? क्योंकि बजटरी लेवल पर भी तू सफ़र कर रहा है, क्योंकि सरप्लस हो नहीं रहा, डेफिसिट हो रहा है उल्टा। क्यों? तेरे खर्चे ही बहुत हैं। एक तो तूने सैलरियाँ बहुत देनी है, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बड़ी कर ली, दूसरा सब्सिडियाँ इतनी ज़्यादा, तीसरा इंटरेस्ट पेमेंटें इतनी है, पिछले लोन ले रखे हैं सारे के सारे। तो भाई तुम्हारा तो इधर से बजटरी लेवल पे तो हाल बुरा है। चलो पब्लिक सेक्टर को देख लेते हैं, दूसरा तुम्हारे अंदर काम हो रहे हैं जो कंपनियों की भी हालत ठीक नहीं है। कंपनियों ने डिविडेंड्स जो दिए, रिटर्न्स जो दिए सरकार को, वो ठीक दिए, ऐसी बात नहीं है कि कंपनियों ने रिटर्न्स नहीं दिए, पर सरकार ने वो भी डेफिसिट में सारे एब्जॉर्ब करा लिए ना, अपने घाटे पूरे करने के। अब आया कि कोई सेविंग्स करी है कंपनियों के लेवल पर या पब्लिक सेक्टर ने, तो दिख रहा है सेविंग करनी किधर से थी, उल्टा तो और ब्लीड हो गए, उल्टा तो नेगेटिव में चले गए वो सेविंग के लेवल पर जीडीपी में। तो फिर दोनों को खड़ा किया गया, सरकार भाई को और प्राइवेट भाई को, और फिर उनको बोला गया कि प्राइवेट को तो ये हिदायत देते हैं कि जो 4 लाख रुपए की डोमेस्टिक सेविंग का टारगेट है, भाई तुम प्राइवेट वाले इस बात का ध्यान रखो, अब हाउस होल्ड सेक्टर से करो मोबिलाइज या कॉरपोरेट सेक्टर से, जैसे भी करो, लेकिन तुमको ये हिदायत है कि जैसे तैसे करके तुम किधर 24.1 से 26.4% तक पहुँचो। अगर वो 4 लाख का डोमेस्टिक सेविंग का टारगेट लेना है, तुम अपनी ग्रोथ ले लो पहले ये वाली, और फिर सिमिलरली पब्लिक सेक्टर को भी हिदायतें दी कि अगर वो 4 लाख वाला आंकड़ा छूना है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन डाउनसाइज करो पहले हैवीली। समझ में आई? और दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर सेविंग नेगेटिव में जा रही है उसे +0.44% ऑफ द जीडीपी के पॉजिटिव पे लेके आओ, और पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर का हाथ खींचो, रोको। तो दोनों भाई, सरकारी भाई और प्राइवेट भाई को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई कि दोनों मिलकर के जो 5 लाख कुल चाहिए था, 1 लाख तो विदेशों से आ गया, जो 4 लाख चाहिए देश ही से जुटाना है, डोमेस्टिक सेविंग से ही जुटाना है, उसके लिए अपनी अपनी कमर कस लो। तो इस तरह से देश के लेवल पर जब आप कोई प्लानिंग करते हैं और उसमें जब आप ग्रोथ टारगेट रखते हैं, तो उन ग्रोथ टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है रिसोर्स कितना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिसोर्स। और रिसोर्स को यहाँ पर आप इस मैनर में मान करके चलिए कि भाई निवेश कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, मतलब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट रेट। और उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि फिर आएगा किधर से, सेविंग्स कहाँ हैं। तो उसको जब हम असेसमेंट कर रहे हैं तो हमने देखा डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे रिलाय करना पड़ेगा। तो फिर इन सारी कंक्लूजन्स को लेकर के यही निकला कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये हो, तो फिर उसके लिए यहाँ पर कुछ मेजर्स बताए गए हैं
कि वो तभी होगा अगर ये मेजर्स अचीव हो पाएंगे। ओके, वही मेजर्स आपको दिल में बैठाने थे। हमारे लिए इस टॉपिक की मेरिट इतनी ही है। ओके, उस तक पहुँचे उसके लिए यहाँ पर आ जाओ। अब सेक्टोरल ग्रोथ रेट, अब 8% ग्रोथ रेट तो इंडिया की जीडीपी की अचीव करनी है। उसके लिए नेचुरली 5 ईयर प्लानिंग के अंदर 10th 5 प्लान ने सेक्टर वाइज, सेक्टर टू सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर कितना करे, एनर्जी कितना करे, इंडस्ट्री मिनरल्स मैन्युफैक्चरिंग कितना करे, माइनिंग कितना करे, सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट के टारगेट रखे होंगे। और सेक्टर वाइज ही टोटल जो प्लान का खर्चा है सेक्टर वाइज ही उसका एलोकेशन भी किया होगा। तो उसको लेकर के 8% ग्रोथ को लेकर के देखो 10वें प्लान में सेक्टर वाइज ग्रोथ के हिसाब से किस पर अपने आप को रिलाय कराने की कोशिश की गई है, किस पर आश्रित रहने का प्रयास किया गया है, वो समझने की बात है। तो यहाँ पर सेक्टोरल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो कहा गया है कि हमें क्या करना है, वी नीड टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर टू पुश अप द ग्रोथ रेट ऑफ द एग्रीकल्चर फ्रॉम नियरली 2% टू 4%। ये बहुत बड़ा टारगेट रहा है थ्रू आउट द 5 ईयर प्लान्स। और अभी 2022-2023 की जो जीडीपी की फिगर आई है 7.2%, उसमें माना गया है कि एक बड़ी अचीवमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि 4% से ग्रो कर रहा था, वो इस बार 4.5% से ग्रो हुआ है। और उसी ने ये गवर्नमेंट के भी आंकड़ों को फेल करते हुए अनएक्सपेक्टेड 7.2% की जीडीपी आपको अचीव करा के दी है, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको 8% का जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करना है तो आपको 9 से 10th प्लान तक जाते जाते डबल करना पड़ेगा ग्रोथ रेट ऑफ द एग्रीकल्चर। और वो 2% है और उसका ग्रोथ रेट कर दीजिए अब 4%, क्योंकि मेजॉरली इंडिया रूरल था, सोसाइटी इकॉनमी अग्रेरियन थी, और एग्रीकल्चर ही इतने बड़े पैमाने पर लगभग 58% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी देता था। तो अगर उसकी ग्रोथ रेट डबल हुई तो ही किसी मायने में जा कर के डिमांड क्रिएट हो सकती है सोसाइटी में, तो ही एम्प्लॉयमेंट सही क्रिएट हो सकती है, तो ही इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्रिएट हो सकता है, तो ही रूरल सोसाइटी कंज्यूमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, मार्केट बन सकती है, तो ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी कंज्यूम होंगे। अगर परचेजिंग पावर बनेगी तो सीधे सीधे अगर 8% की ग्रोथ रेट देश के लेवल पे लेनी है तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट दुगनी करनी पड़ेगी भाई। यू नीड टू डबल द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। तो वो ये फिगर बड़ी अहम है, 2% से 4% लेकर के आना। आज दिन तक स्टिल वी आर मेंटेनिंग द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अराउंड 4 to 4.5%, ये टारगेट रहता है। तो कहा गया उसमें कि वी नीड टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट किस में बढ़ाने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर, टू पुश अप द ग्रोथ रेट ऑफ द एग्रीकल्चर फ्रॉम नियरली 2% टू डबल टू 4%। ओके, अब कहानी आई फिर मैन्युफैक्चरिंग की कि फिर मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है। तो फिर 10th प्लान ने ये एक्नॉलेज किया कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वी हैव टू फोकस द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यही क्वेश्चंस आते हैं। सो इन मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच हैव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच हैव हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग पोटेंशियल आर एनकरेज्ड। तो ये कहा गया कि इन मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एनकरेज करेंगे, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 3 ताकतें हैं। सबसे पहली ताकत है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्शन में भी लीडिंग रोल लेती है, एक्सपोर्ट्स में भी लीडिंग रोल है और एम्प्लॉयमेंट में भी लीडिंग रोल है। तीनों में बहुत बड़ी भूमिका इसकी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स MSMEs, यही 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में कहा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करें ताकि हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग पोटेंशियल इसका, ताकि देश के लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस समय डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जो इकॉनमी में किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें वर्कर बनाना है। वर्कर शब्द का मतलब ये होता है 1 वर्ष के अंदर आप जो भी गुड्स और सर्विसेज पैदा कर रहे हैं उनकी मनी वैल्यू को आप जीडीपी कहते हैं। ये जो जीडीपी है, इसी जीडीपी फिगर में आपने क्या एक्सपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, उसका नेट निकालिए, कितना किया एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट, उसका नेट निकालिए। वो पॉजिटिव में आए, नेगेटिव में आए या ज़ीरो आ जाए, उसे जीडीपी फिगर में ऐड कर दीजिए। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है, GNP।
ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ये कैसे पैदा हुआ? एवरी टाइम जब मैं यहाँ लेक्चर देता हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। एवरी टाइम जब आप अपनी फैक्ट्री में कोई गुड्स बनाते हैं, आप गुड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके ना अपने लिए सिर्फ अर्निंग कमाते हैं, हम सोसाइटी में देश की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। वाई दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। और those who are contributing into these economic activities or those who are doing these economic activities, they are workers। लेकिन जो घरों में महिलाएं काम करती हैं इतना इतना, जो गांव की औरतें अपने खेतों में हाथ बटाती हैं, पशु देखती हैं, सारा कुछ करती हैं, अब उनको वर्कर ही नहीं माना जाता। उनको माना जाता है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो ऐसे में अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का पोटेंशियल है। और जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, यानी कि देश के स्तर पर उतने ज़्यादा वर्कर क्रिएट हो जाएंगे, मतलब कि उतने ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हम बेहतरीन 8% GDP ग्रोथ रेट अचीव करेंगे। तो ये माना गया। तो दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए, एक फोकस एग्रीकल्चर पे किया, एक फोकस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे किया। ये निचोड़ निकला है यहाँ से। ओके, अब ये सारे प्रोसेस के लिए एक तो टोटल प्लान का आउटले जितना भी हो, टोटल प्लान का आउटले मान लीजिए 30 लाख करोड़ रखा गया। पब्लिक सेक्टर कितना दे रहा है उस आउटले में? 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, ये एक बात है। प्राइवेट सेक्टर जितना दे रहा है। तो अब पब्लिक सेक्टर प्लान, रिसोर्सेज एंड एलोकेशन, अब हम पब्लिक प्राइवेट पूरे में से, यानी तो टोटल जो 5 ईयर प्लान में जो टोटल आउटले रहेगा उसमें से पब्लिक सेक्टर वाला पहलू देख रहे हैं। ओके, सो द पब्लिक सेक्टर प्लान, रिसोर्सेज कितने थे पब्लिक सेक्टर के पास और एलोकेशन क्या किया पब्लिक सेक्टर ने। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट, क्योंकि हमारा मेन मोटिव वही रहना चाहिए। हमने 5 ईयर प्लानिंग के तहत तो पब्लिक सेक्टर पे ही फोकस करना है, प्राइवेट सेक्टर पर हमने उस मैनर में फोकस नहीं करना है, क्योंकि हम तो यही देख के चल रहे हैं ना कि सरकार ने, राज्य ने नीतियों में कैसे काम किया। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द पर्टिकुलरली दिस प्लान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि पब्लिक सेक्टर का क्या प्लान रहा, रिसोर्स यानी कि संसाधन कितने रहे और उसने उन संसाधनों को बांटा किस किस सेक्टर को कितना। सो रिसोर्स एंड एलोकेशन, सेक्टोरल ग्रोथ रेट का एस्पेक्ट हमने देख लिया, प्राइवेट सेक्टर सेविंग्स का एस्पेक्ट हमने देख लिया, पब्लिक सेक्टर सेविंग का एस्पेक्ट देख लिया। और ओवरऑल हम जानते हैं ये हो क्यों रहा है, हमारी हेडिंग में ये सेविंग वाले इंस्ट्रूमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि डोमेस्टिक सेविंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, और अब हम बढ़ रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए कि 8% GDP ग्रोथ रेट अचीव करने को लेकर के पब्लिक सेक्टर ने क्या प्लान रखा, उसके रिसोर्सेज क्या थे और एलोकेशन क्या था। उस हिसाब से आपको एक बात समझनी ज़रूरी है। जो फिगर मैंने यहाँ पर लिखी है, पहले उस फिगर को देखिए ध्यान से। देखिए जो 10th प्लान था, इस 10th प्लान की रिक्वायरमेंट क्या है? 10th प्लान की रिक्वायरमेंट निकल के आई ये 15,92,300 करोड़ रुपया, 15,92,300 करोड़ रुपीज़। ओके, अब ये 9th प्लान के मुकाबले 67.4% ज़्यादा हो गया। वो समवट 9,41,000 करोड़ था, ये 15,92,300 करोड़। लुक एट द एम्बिशियस जंप फ्रॉम द 9th प्लान टू द 10th प्लान। 10th प्लान ने इतने करोड़ के रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की बात की 8% GDP ग्रोथ रेट अचीव करने के लिए, मतलब 15,92,300 करोड़ की ज़रूरत है। आपसे मैं कहूँ कि 8% GDP ग्रोथ रेट अचीव करनी है, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, इसमें बीइंग अ पब्लिक सेक्टर लगभग 16 लाख करोड़ रुपया मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। यू हैव टू मोबिलाइज द 16 लाख करोड़ रुपीज़। और किसी ने पूछा अच्छा तो ये 9वें प्लान से कितना है, तो आपने कहा वही समवेयर अराउंड 67% का जंप है ये। इट वॉज वेरी एम्बिशियस। यहाँ से बात समझ में आ गई। तो अब देखो इसके लिए कौन कितनी भूमिका। अब इस 15,92,300 करोड़ में सेंट्रल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सेंट्रल सेक्टर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का समवट अराउंड 57%, और स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट का समवट अराउंड 43%। तो 43% हिस्सेदारी राज्य डाले,
57% हिस्सेदारी केंद्र डालेगा और ये 15,92,300 करोड़ का टारगेट पूरा करेंगे। इतना रिसोर्स मोबिलाइज करना है तो 8% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करेंगे। समझ में आई? तो मैंने लिखा है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 10th प्लान that is 15,92,300 crores. Estimates reveal that at 2001 to 2002 prices, 2001-2 के प्राइसेस पर इतना चाहिए। द मोबिलाइजेशन ऑफ दिस स्केल, इस स्केल का मोबिलाइजेशन अमाउंट्स टू एन इंक्रीज ऑफ 67.4% ओवर द 9th प्लान रियलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 9th प्लान जितने रिसोर्सेज रियलाइज कर पाया था वो 9,41,000 करोड़ थे। उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर ये 15,92,000 करोड़ अगर आप रिसोर्स रियलाइज़ करना चाहते हैं देश से, ये 67.4% की बढ़ोतरी है। एस्टीमेट ये बताता है। अब उस हिसाब से देखो कि काम हुआ क्या, कि एक इस स्केल की चीज़ अगर अचीव करनी है तो रेवेन्यू बजटरी लेवल पर क्या इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, फिस्कल डिसिप्लिन के लेवल पर क्या ज़रूरी है, सरकार को किस किस फ्रंट पर फिर कैसे काम करना पड़ेगा, इतना पैसा अगर जोड़ना है। आप खड़े हैं जस्ट 1 साल पहले 9,41,000 करोड़ पे, आप जंप मारना चाहते हैं सीधा 15,92,000 करोड़ पे। तो कोई भी आदमी पूछेगा, मान लीजिए आप ही हैं, पिछले साल आपने 9.5 लाख जोड़ा, इस बार आप लोगों को कह रहे हैं मैं 16 लाख जोड़ूंगा, ऑलमोस्ट डबल जा रहे हैं आप। तो कोई तो आपसे कहेगा कि करेगा क्या, तो फिर आप उसे बताइए मैं ये करूँगा। तो ये करना था, तो वो क्या है। सो पब्लिक सेक्टर प्लान रिसोर्सेज एंड एलोकेशंस को लेकर के अगर देखें तो दीज मेजर्स वी नीड टू टेक। ओके, सो मेजर्स टू बी टेकन। फर्स्ट, इम्प्रूविंग द टैक्स जीडीपी रेशियो। टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। जितनी देश का जीडीपी है उसके मुकाबले जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो कुछ भी नहीं है। तो जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में टैक्स का कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली तो ज़रूरत ये है कि जहाँ जहाँ भी टैक्स के एग्जम्पशन और कंसेशंस दिए जा रहे हैं ख़त्म करो, एग्जम्पशंस और कंसेशंस ख़त्म करो। और उस समय के हिसाब से कहा गया कि जो कुछ नए टैक्स लगने जेन्युइन बनते हैं वो लगाओ, जैसे कि सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स को एक बेस बनाओ अच्छे टैक्स का फॉर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो नए वैलिड टैक्स लेकर के आओ, जहाँ जहाँ भी टैक्स एग्जम्पशन कंसेशंस हैं ख़त्म करो। जो भी टैक्स लेवल पर कंप्लायंसेस की वीकनेस है, टैक्स लीकेजेस हैं, वो कंप्लायंसेस पूरी तरह से स्ट्रिक्ट करो, यानी कि ज़्यादा लोगों को टैक्स के घेरे में लेकर के आओ। और जो भी बेहतर टैक्स हो सकता है लीकेजेस को ख़त्म करने के लिए, जैसे इंटीग्रेटेड वैल्यू एडिशनल टैक्स वैट, वो लेकर के आओ। तो 10th प्लान में ये वैट का कॉन्सेप्ट दिया गया और उसके बाद इसको भी और इम्प्रूव करके मॉड वैट आएगा। और वो मॉड वैट के क्रम में जो सुधार हुआ है तो ये आज आपका जीएसटी आया है। इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। तो कहा गया कि भाई वैल्यू एडिशनल टैक्स लेकर के आइए आप, दैट्स ऑल। तो वैल्यू एडिशनल यानी कि टैक्स सिस्टम में सुधार करिए, टैक्स की लीकेजेस को रोकिए, नए लोगों को टैक्स के घेरे में लेकर के आइए, टैक्स एग्जम्पशंस कंसेशंस को बंद करिए और जो जो नए टैक्स कुछ लग सकते हैं तो वो लगाइए। तो इस तभी जा कर के टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, वरना तो कुछ भी बढ़ने से रहा। मतलब सीधे बात है, सरकार को कहा है कि अपनी रेवेन्यू इनकम बढ़ाओ, पता ये करो। अगर इतना एम्बिशियस टारगेट अचीव करना है तो इधर काम करो। अच्छा, दूसरा रिडक्शन ऑफ सब्सिडीज़, यही बर्बाद करती हैं आदमी को। तो कहा गया कि सब्सिडीज़ में रिडक्शन लेकर के आओ। तो यानी कि जो भी अभी इस समय तक गवर्नमेंट कोई सर्विसेज ऑफर कर रही है डिपार्टमेंट लेवल पर या कुछ भी, उसके जो भी यूज़र चार्जेस आप चार्ज करते नहीं हो तो वो अब चार्ज करने शुरू करो। यूज़र फीस लो, और जो यूज़र फीस ले रहे हो पहले से पॉसिबिलिटी है तो उसे एनहांस करो। और दूसरी तरफ जितने भी डिपार्टमेंटल और गवर्नमेंटल लेवल पर कोई एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें कट करो। तो गवर्नमेंट और डिपार्टमेंटल लेवल पर एक्सपेंडिचर्स कट, जो भी सरकार सेवा दे रही है उसके कोई यूज़र चार्जेस हैं तो नहीं है तो लो, और जो ले रहे हो उसे बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। और माने कि सब्सिडीज़ ख़त्म करो, बंद करो, तभी जाके सरकार के खर्चे बंद होंगे। तीसरा, रिडक्शन ऑफ स्टाफ स्ट्रेंथ। मैंने कहा ये डाउन साइजिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ की स्ट्रेंथ रिड्यूस करो। क्यों बढ़ा रखी है इतनी? उसी को लेकर के आर्मी में आज इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है, आप सब जानते ही हैं। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि पेंशन के खर्चे हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसे कंट्रोल करना है। तो इसके लिए कहा गया कि स्टाफ स्ट्रेंथ रिड्यूस करो, और जो परमानेंट खर्चे देने ही पड़ेंगे सरकार को, जैसे कि पेंशन देना है, टर्मिनल बेनिफिट्स देने हैं, रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स देने हैं, उसके लिए एक परमानेंट फंड इस्टेब्लिश करो ताकि पता हो कि कितना बर्डन रहता है सरकार के ऊपर। ओके।